नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आज तक भारत में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने विदेशी धरती पर जाकर अपने देश के लोगों, अपने देश की नीतियों और अपने देश के नेताओं का मखौल उड़ाया हो? चलिए भारत की बात छोड़ देते हैं। क्या आपने दुनिया के किसी और देश के प्रधानमंत्री को देखा है जो दूसरे देश में जाकर अपने देश की नीतियों का मखौल उड़ाए, उसकी खिल्ली उड़ाए? यकीनन आपने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये अद्भुत कारनामा आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने विदेशी धरती पर खड़े होकर न केवल देश के लोगों को कोसा है, उनकी खिल्ली उड़ाई है, मखौल उड़ाया है, बल्कि देश की नीतियों की भी आलोचना विदेशी धरती पर खड़े होकर की है। और अब जो ताज़ा मामला है वो मामला है पोलैंड में भारत की विदेश नीति की खिल्ली उड़ाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा में पोलैंड पहुंचे हुए हैं। इसके बाद वे यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा में वे इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच बोल रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ कहा वो शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि देश का प्रधानमंत्री अतीत के वर्षों के, दशकों के कार्यकाल की विदेश नीति की खिल्ली उड़ा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भारतीय समुदाय के बीच में ये कहा कि भारत की विदेश नीति पहले ऐसी थी कि दशकों तक भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, और अब इस नए भारत में, जबकि वे खुद प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देशों से निकटता की विदेश नीति अपनाई जा रही है। पहले प्रधानमंत्री का ये भाषण सुन लीजिए। उन्होंने किस खिल्ली उड़ाने के अंदाज में भारत की यानी देश की, अपने ही देश की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो विदेश नीति थी उसकी कामयाबियों की कहानियाँ क्या क्या हैं और कितनी बड़ी कहानियाँ हैं। और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2014 से पहले भारत की जो विदेश नीति थी वो सही नहीं थी, और उस विदेश नीति के अंतर्गत भारत दूसरे तमाम देशों से दूरी बनाकर रखता था।
पहली बात तो ये है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं, जिस वक्त वे भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस वक्त वे सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की ही आलोचना नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई विदेश नीति की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की भी एक तरह से ये आलोचना है। क्योंकि इस देश में 77 सालों में नेहरू, इंदिरा, शास्त्री, पीवी नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी के अलावा मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री भी हो गए हैं जो कांग्रेस के नहीं थे, वे गैर कांग्रेसी सरकारों के मुखिया थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस वक्त वे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की या तत्कालीन सरकारों की विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, तब वे ये भूल गए कि उनकी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री भी रहे थे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके समय भी भारत की विदेश नीति वही थी जो उससे पहले कांग्रेस की सरकारों की रही थी। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आइए थोड़ा सा हम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की भारत की विदेश नीति और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बड़े बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके थोड़े समय बाद पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई थी। शीत युद्ध का समय था, अमेरिका और रूस दोनों के अपने अपने खेमे थे और उस वक्त दुनिया के सामने एक नया सिद्धांत, एक नई बात लेकर जो लोग आए थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री। और वो जो नया विचार लेकर आए थे, वो जो नया खेमा उन्होंने दुनिया में खड़ा कर दिया था, उसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी उस वक्त के दुनिया के दोनों खेमों से अलग एक तीसरी ताकत दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। 1955 में बांगडुंग सम्मेलन में इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसका विचार, इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई थी। और उसके बाद 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ और उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, नासिर, ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में उस वक्त 1961 में 25 देश थे और बाद में दुनिया के 120 देश इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की छतरी के नीचे आकर खड़े हो गए। यानी 2 ध्रुवीय दुनिया में दोनों ध्रुवों से अलग किसी गुट में शामिल न होने वाले देशों का एक इतना बड़ा संगठन खड़ा करने वालों में से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक थे। और उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि 2 ध्रुवों में बटी हुई दुनिया के बीच कुछ लोग, कुछ देश, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे देश भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय शांति, आपसी सद्भाव की राह पर चलते रहे। एक तरह से इसको आसान भाषा में अगर समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत इस धरती की, दुनिया की 55% आबादी शामिल थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 1983 में शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। आइए उस वक्त की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस वक्त का ये दृश्य आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर चलते हुए कितनी कामयाब नीति थी। इसके अलावा भी जब दुनिया शीत युद्ध के दौर से बाहर निकल आई और तब आर्थिक विश्व में जब आर्थिक चुनौतियां तमाम देशों के सामने खड़ी हुईं, तब भी भारत उन महत्वपूर्ण देशों में से शामिल था जिसने G20 और सार्क जैसे संगठनों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दक्षिण एशिया के
7 देशों ने आपसी सद्भाव के लिए, आपसी तालमेल के लिए जो सार्क संगठन बनाया था उसमें भी भारत महत्वपूर्ण भागीदारी कर रहा था। 1985 में यह संगठन बना था और आज भी सक्रिय है। इसके अलावा G20 देशों की बात होती है। G20 के गठन में भी भारत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के साथ शामिल है। शुरुआत में जब G20 बना था तब उसकी मूल अवधारणा में इन देशों के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे, और जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था तो उसकी सदारत भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने की थी। बाद के वर्षों में इसमें जब पूरी दुनिया में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई तब इन तमाम देशों ने आपसी सद्भाव के लिए, आर्थिक विषयों में आपसी साझेदारी बढ़ाने के लिए G20 में राष्ट्राध्यक्षों को, यानी अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुखिया को शामिल करने का निर्णय लिया, और तब से लेकर अब तक G20 में तमाम देशों के प्रधान ही, मुखिया ही शामिल होते हैं। और भारत अभी अभी G20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित कर चुका है। पिछले 77 वर्षों में आज़ादी के बाद जो ज़्यादा बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें याद करना चाहिए, जो हमारी विदेश नीति की कामयाबी के तौर पर गिनी जाती हैं, उनमें सबसे बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश युद्ध। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश बनाने वाली वो ऐतिहासिक घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तब हमारी विदेश नीति की अग्नि परीक्षा हुई थी। तब पाकिस्तान के साथ दुनिया का दरोगा अमेरिका खड़ा हुआ था। उसकी मदद के लिए युद्ध के समय अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके जवाब में रूस की मदद मांगी थी और रूस ने भी अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया था, और तब अमेरिका का वो युद्धक जहाजी बेड़ा 7th फ्लीट वापस चला गया था हिंद महासागर से। ये हमारी विदेश नीति की सफलता थी। इसके अलावा भी हमारे आसपास के देशों के साथ जो रिश्ते थे उसमें मालदीव में जाकर राजीव गांधी के समय वहाँ के तख्ता पलट में तत्कालीन सरकार की मदद करना, श्रीलंका में शांति सेना भेजना हमारी विदेश नीति की सफलता मानी जाती है। और विदेश नीति राजनीतिक दल, पार्टी के विचार से प्रेरित नहीं होती। एक बहुत दिलचस्प वाकया है, जब आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई, पहली जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जनता पार्टी की विदेश नीति क्या होगी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती, विदेश नीति देश की नीति होती है। जनता पार्टी की सरकार में भी भारत की विदेश नीति वही होगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी या इंदिरा गांधी की थी। ये एक मौका नहीं है। एक और दिलचस्प वाकया है, और वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की ज़ुबानी ही सुनना बेहतर होगा। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें जिनेवा सम्मेलन में भेजा था, और तब दुनिया हैरान रह गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करने वाला ये भाषण जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में खड़े होकर दिया था, एक नज़ीर है इस बात की कि देश की नीतियों को लेकर कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो विदेश में जाकर कभी कोई आलोचना नहीं करता। आइए अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण भी आपको सुनवाते हैं, जिसमें वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ कर रहे हैं, और नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ़ की थी, ये भी वे खुद बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, में आगे बढ़ा।
और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। हम एक दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब ये सब बीते दिनों की बातें हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जाकर, कोरिया में जाकर, चीन जाकर देश के लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। नोटबंदी के बाद का उनका वो बयान आपको याद ही होगा कि घर में बेटी की शादी है, पैसे नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरिया में या चीन में कहा था कि 2014 से पहले लोग सोचते थे न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं कि भारत में जन्म लेना पड़ा, और अब वे विदेश नीति जैसी बातों पर भी पिछली सरकारों की खिल्ली उड़ाने लगे हैं। इस बयान के बाद जो उन्होंने पोलैंड में दिया है, कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने क्या सोचकर इस तरह की बातें करते हैं, कैसे वे देश की नीतियों की आलोचना करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना करते हैं। और ये सिलसिला उन्होंने नरेंद्र मोदी ने 2014 में अमेरिका से शुरू किया था, जब वे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वहां गए थे और पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना की थी। देखिए, इस नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना, ये तो झूठ जीवी है। ये गलती से भी सच नहीं बोल सकते। एक बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल सरासर झूठ है। सभी देशों के साथ हमने संबंध बनाए रखे, हमारा सम्मान था, सभी देशों ने मदद की। हमारी जो इकोनॉमिक, हमारी जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थे, प्लानिंग था, आर्थिक विकास के कार्यक्रम थे, सभी देशों का, अमेरिका का, सोवियत संघ का, यूरोपियन देशों का, जापान का, सभी देशों का मदद मिला हमें। अगर हम सबसे दोस्ती नहीं रखते तो ये मदद नहीं मिलता। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि राहुल जी बाहर जाके हमारी देश की आलोचना करते हैं। उन्होंने वो क्या करते हैं?
रास्ता तो उन्होंने दिखाया है ना, दरवाजा तो उन्होंने ही खोला है। बार बार प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और हमारी देश की आलोचना करते हैं, हमारी जो पिछले वर्षों की, पिछले दशकों की जो अर्थनीति होगी या विदेश नीति होगी उसकी आलोचना करते हैं। जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना कीजिए हमारे देश के अंदर, देश के बाहर जाकर क्यों करते हैं? ये बार बार ये प्रधानमंत्री करते हैं। दोषी तो वो है और दरवाजा तो उन्होंने खोला। पहली बार 2014 में पहली बार उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की देश के बाहर। अमेरिका में पहली बार जब वो गए थे 2014 में, जर्मनी में जाकर गया, फ्रांस में गए, हाले कई कई देशों में गए। तो क्या आलोचना कीजिए हमारे देश में, पार्लियामेंट में कीजिए, पार्लियामेंट के बाहर कीजिए, मणिपुर में जाकर कीजिए, वो तो नहीं करते, पोलैंड में जाके करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता ये प्रधानमंत्री, क्या उनमें क्या असुरक्षितता है, क्या इनसिक्योरिटी है कि बार बार ऐसे झूठ बोलते हैं और बार बार बाहर जाकर ऐसी आलोचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये आलोचना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे ना। प्रधानमंत्री द्वारा विदेश नीति पर पूर्व की सरकारों की आलोचना पर विदेश मामलों के जानकार, देश के जाने माने पत्रकार प्रकाश के रे ने क्या कहा है, उनकी टिप्पणी आपको सुनवाते हैं। देखें, जो प्रधानमंत्री ने पोलैंड में जो बात कही है, वह एक तो वो उस तरीके की बातें नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कई बार कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से भी गलत है और भ्रामक बात है। अब आप देखें, हालांकि उनका इशारा जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेके है, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि गुटनिरपेक्ष को गलत तरीके से समझ लिया। वो देश निरपेक्ष या दुनिया निरपेक्ष मूवमेंट नहीं था, और वो बेसिकली यह था कि हम कुछ देश क्या, दुनिया के अधिकतर देश, खासकर एशिया में, अफ्रीका में, लातिनी अमेरिका में, जो साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए हैं, वे अपने आप संगठित होकर वे अपने विकास के लिए, आगे का रास्ता चुनने के लिए वे एक साझा मंच बनाएंगे, और वो ना तो अमेरिकी खेमे में के साथ जुड़ेंगे और ना सोवियत ब्लॉक का हिस्सा होंगे। इतनी सी बात थी। लेकिन वो बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अफ्रीका की बात करें, तो जो अफ्रीकन यूनियन जिसको आज हम जानते हैं, उसके जो पूर्ववर्ती संस्करण थे, उनके बनाने में, वहाँ पे उपनिवेशवाद के खिलाफ और डीकोलोनाइज करने के लिए अफ्रीका में भारत की एक बड़ी भूमिका रही 50s में, 60s में। लातिनी अमेरिका में जब 60s में बहुत तरीके की हलचलें हुई, तो वहाँ पे हमारा एक सकारात्मक रोल रहा। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का जो एपिक स्ट्रगल था, उसमें हमारी पूरी सॉलिडारिटी रही। फिलिस्तीन के मसले पे हमारी पूरी सॉलिडारिटी रही। आप पंडित नेहरू को तो छोड़ दीजिए, पंडित नेहरू के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने देश को एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया है। वे नियमित रूप से, वे खुद अपने पास अपना विदेश मंत्रालय रखते थे, और वे नियमित रूप से सिर्फ विदेश, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर और भारत की विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर वे नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। बहरहाल, इंदिरा जी के टाइम में आप आ जाइए। इंदिरा जी के टाइम में कुछ चीजें हो रही थी, मसलन उनकी खुद पार्टी के भीतर बहुत कुछ हो रहा था। फिर बीच में वे कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर रहीं। उसके बावजूद बांग्लादेश का इंटरवेंशन देख लीजिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात है। और इनफैक्ट उन्हीं के समय में और फिर जनता पार्टी के समय में वे सारी गतिविधियां हुई जिसकी परिणति राजीव गांधी के कार्यकाल में हम सार्क के रूप में देखते हैं। देखिए, विदेश नीति कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप रोज जो है उसको उलट पलट करके करते रहें, देखते रहें। विदेश नीति एक कंटिन्यूअस धारा है। आप राजीव गांधी के बाद आ जाइए नरसिंह राव, ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी करके
उसको अपना स्टाम्प लगाने की कोशिश की, वो नरसिंह राव के टाइम में आया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर जो गुजराल साहब ने जो आइडिया रखा, उसको तो हम गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से आज जानते हैं। आप वाजपेयी एरा में आप आ जाएं, आपने देखा कि उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया, और परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो कैसा माहौल रहा होगा 70s में, 70 के दशक में, जब इंदिरा गांधी ने उसका निर्णय लिया होगा। राजीव गांधी के टाइम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सेशल्स में जब तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारत ने इंटरवेन किया, मालदीव में इंटरवेन किया, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया, ये सारी चीजें हुई। आप राजीव गांधी ने एक और बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया जब उन्होंने चीन की यात्रा की। उस समय वहाँ के लीडर हुआ करते थे देंग सियाओपिंग, जिनकी आज 122वीं जयंती भी है। और उस यात्रा के आधार पर और बाद में दोनों देशों के अधिकारियों, मंत्रियों वगैरह की जो बातचीत चलती रही, उसके आधार पे 1993 में हमारे दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव समझौता हुआ, जो वाजपेयी के टाइम में रिन्यू हुआ, उसका दायरा बढ़ाया गया, जो मनमोहन सिंह के टाइम में उसका दायरा बढ़ाया गया, और खुद उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ जो है झूले झूल रहे थे। तो और आज अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को आप अगर हंसी एक उसको टॉपिक बनाए तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से तीसरी बैठक प्राइम मिनिस्टर ने की। पिछले साल 2023 में उसकी 2 बैठकें हुई थी वर्चुअल, और ये भी वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वह जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, या भारत या प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह दावा है कि हम तीसरी दुनिया, जिनको कभी कहा जाता था, वो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनके हम प्रतिनिधि हैं, उसमें जो है वो क्या है, वो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का ही एक संस्करण है। और आप ये देखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का ही वो हिस्सा है जिसको कि हम G77 के नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ 77 विकासशील देशों का एक ग्रुप है। हालांकि उसमें 77 से ज्यादा देश हैं, उसमें चीन भी है, और ये देश जो हैं खासकर से जो विश्व व्यापार संगठन WTO, उसमें, और जो जलवायु सम्मेलन होते हैं उनमें जो प्रावधान किए जाते हैं, जो उसमें फैसले लिए जाते हैं, उनमें विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए, इसके लिए वह एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार वो लोग विभिन्न मुद्दों पर एक साथ वोटिंग भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर सचमुच में भारत को एक ग्लोबल साउथ के वॉइस के रूप में स्थापित करना है, विकासशील देशों के प्रतिनिधि राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो उनके पास, या किसी भी और भविष्य में भी कोई प्रधानमंत्री आए, उनके पास जो टेम्पलेट है वो सिर्फ एक टेम्पलेट है, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। उसके अलावा आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है। उसी टेम्पलेट का हिस्सा ब्रिक्स, हम ब्रिक्स में शामिल हुए, तो क्या ये सबसे अलग थलग रहने की बात थी? हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने। बिम्स्टेक की शुरुआत जो है वो मनमोहन सिंह के टाइम में उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी अभी निष्क्रिय पड़ा हुआ है। सार्क जो है भारत पाकिस्तान के लफड़े में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आज निष्क्रिय हो गया है। पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं, आप देख रहे हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नेबरहुड फर्स्ट की बात है, पड़ोसी पहले, पड़ोसी प्रथम। लेकिन आज क्या है, पड़ोस में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक कई कारण हैं उसके, उनके आंतरिक कारण भी है, और कुछ हमारे तरफ से भी जो मैसेजिंग हुई है उसकी भी उसमें गलतियां हैं। तो लेकिन एक भारत विरोधी माहौल बना हुआ है हमारे पड़ोस में। कोई भी देश नहीं है, भूटान को अगर हम छोड़ दें, और भूटान से भी मुझे लगता है कि जिस दिन वो भूटान और चीन के बीच में जो सीमा समझौता चल रहा है, जिस दिन वो सार्वजनिक होगा, या जिस पर अंतिम निर्णय जब लिया जाएगा, तो भारत की प्रतिक्रिया कोई बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उस समझौते को लेकर। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो ये तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक लंबा कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, आगे भी कार्यकाल है, तो एक स्टेट्समैन के रूप में, एक ग्लोबल लीडर के रूप में, क्योंकि देखिए भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा है, जैसे कि
दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे अधिक कमाई करने वाले लोग हैं परसेंटेज वाइज। वे लोग जो भारत के लोग काम करते हैं अमेरिका में या और भी पश्चिम के देशों में, खाड़ी के देशों में, वे भारत को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा भेजते हैं, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आधार मिलता है और बहुत सारे परिवारों का जीवन स्तर जो है बेहतर होता है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो एक बड़े राजनेता के रूप में जो है अपने आप को स्थापित करना चाहिए, और कम से कम आपको अगर आलोचना भी करनी है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पहले हमारे आने के बाद चीजें इस दिशा में गई हैं, हमारे समय में ये अच्छा हुआ है। रही बात यात्राओं की, तो आज जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ है 30-40 सालों में, तो बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है विदेश नीति का। तो कई बार प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रियों को आना जाना पड़ता है। तो एक तो यह है कि वो यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि समय बहुत ज्यादा मिला है, इतना ज्यादा समय बहुत दो ही प्रधानमंत्रियों को मिला है इस देश में, तो वो भी एक चीज है कि इनके पास समय है। और अब एक और चीज मुझे याद आ गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में G7 की मीटिंग्स में उनको भी इनवाइट किया जाता था। तो मुझे लगता है कि एक तो इस तरीके की बातों को बोलने से, कहने से बचना चाहिए, खासकर देश की धरती से बाहर, देश की सीमा से बाहर, और दूसरे जब बोलें तो उसमें तथ्य भी हो और समझ भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे को भी कसौटी पर कसना जरूरी है कि क्या सचमुच में आज भारत की विदेश नीति सबको पास लाने की है? क्या सचमुच सारे देश भारत के निकट हैं जैसा कि नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे हैं? हकीकत ये है कि इस वक्त भारत अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत दूर होता जा रहा है। हमारे आसपास हमारे निकटवर्ती पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चीन, यहाँ तक कि बांग्लादेश आज की तारीख में हमसे दूर जा चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन की गोद में बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई समर्थक मित्र देश नहीं है। दुनिया के बाकी देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसका एक अनुमान लगाने के लिए इतना याद दिलाना ज़रूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पिछले राष्ट्रपति चुनाव में वहाँ के एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में खड़े होकर लगाया था। उसके बाद से अमेरिकी प्रशासन इस बात को बहुत गंभीरता से लेता आया है। बाकी देशों के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं ये सारी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री का विदेश नीति जैसे अहम मुद्दे पर दूसरे देश में जाकर विदेशी धरती पर खड़े होकर अपनी पूर्ववर्ती सरकारों, अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की खिल्ली उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना बेहद आपत्तिजनक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।